हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या सी एस एग्जीक्यूटिव के जून 24 एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं। और पेपर नंबर 4 के बारे में है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इकलौता, उसका यूनिट 1, उसके ऊपर अमेंडमेंट है जो स्पेशली जून 24 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ जो है, एक तो आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसमें क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्लासेस अगर बाय करना चाहते हैं सी एस एग्रीव की, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारा सी एफ एम का फर्स्ट यूनिट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप 1 न्यू सिलेबस का पेपर नंबर 4। अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट है वो कौन से चैप्टर के ऊपर है? लेसन नंबर 5 के ऊपर है, डिबेंचर, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। ठीक है, अब देखिए, हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का टॉपिक पढ़ा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है जी? कि आज हमने डिबेंचर कंपनी ने इशू किए, तो रीपेमेंट जो होगी डिबेंचर की, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रीपेमेंट को रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं, रिडम्पशन, है ना। अब रिडम्पशन के आपने बहुत सारे मेथड सुने, है ना, लमसम पेमेंट मेथड, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, ठीक है, तो और पेमेंट बाय लॉट्स और काफ़ी सारे। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 71। अब सेक्शन 71 में सब सेक्शन 1 है। सब सेक्शन 1 ये किस चीज़ का है? कहते कंपनी में इशू डिबेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स इधर होली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, है ना, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं? आपने सुना होगा, दो तरीके के होते हैं, एक फुली कन्वर्टेबल, एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल। फुली कन्वर्टेबल कौन से हैं? जो क्या है, डिबेंचर 100% क्या हो जाएंगे, शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एट स्पेसिफाइड रेट, है ना। रिडीम रिडम्पशन की वैल्यू भी तय पहले ही होगी एट द टाइम ऑफ इशू, और किस प्राइस पे शेयर इशू होगा आपको, जो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन हो रहा है उसका प्राइस भी पहले ही तय कर लिया जाएगा, है ना। अब ये जो रिडम्पशन है, मतलब रिडीमेबल डिबेंचर है, वो दो तरीके के, एक होता है फुली फुली कन्वर्टेबल, एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल। फुली कन्वर्टेबल कौन से? तो 100%। पार्टली कौन से? कि भाई पार्ट डिबेंचर का जो, मान लीजिए 100 रुपये का डिबेंचर 110 पे हो रहा है, मतलब रिडम्पशन बाय प्रीमियम है, तो 10 रुपये प्रीमियम का, 100 रुपये फेस वैल्यू का, टोटल हो गया 110। अब उन्होंने बोला कि आपको 30% क्या होगा, 30% कैश में पे होगा, और बाकी जो 70% है उसके शेयर दिए जाएंगे। तो ये पार्टली कन्वर्टेबल हो गए, है ना। Then, provided that the issue of debenture with an option to convert such debenture into shares wholly or partly should be approved by the SR, ठीक है जी, एट द ड्यूरी कन्वेंट जीएम। तो मतलब सिंपल सी बात हुई कि सेक्शन 71 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि कंपनी जो है वो डिबेंचर इशू कर सकती है, कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है पार्टली और फुली कन्वर्टेबल, नंबर एक। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना, अप्रूव करवाना पड़ेगा, है ना। शुड बी अप्रूव्ड बाय एसआर, ठीक है, किसमें? जीएम में। अब दूसरा, सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कहते हैं नो कंपनी कैन इशू एनी डिबेंचर विच कैरिंग वोटिंग राइट्स। ये तो हमें पहले भी पता ही है ना, कि कंपनी वोटिंग राइट्स वाले डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, मतलब जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होते, है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? वेयर डिबेंचर्स आर इशू बाय द कंपनी शुड क्रिएट ए डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जैसे आपने कॉन्सेप्ट किया सिंकिंग फंड का,
रिडम्पशन बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, उसमें हम लोग क्या करते थे, कंपनी ने आज डिवेंचर इशू करे, कंपनी ने फंड क्रिएट करने के लिए या फंड अरेंज करने के लिए क्या किया, फंड्स को अरेंज करने के लिए एक सिंकिंग फंड नाम का एक फंड बनाया। डिवेंचर रिडीम करने के लिए कंपनी ने क्या किया, एक फंड क्रिएट किया जिस फंड का नाम रख दिया सिंकिंग फंड। अब कंपनी ने हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट पी एंड एल में से लेनी शुरू करी, ठीक है, पी एंड एल में से, प्रॉफिट्स में से स्पेसिफिक अमाउंट लेनी शुरू करी हर साल, और उसको इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर, ठीक है। अब जैसे जैसे इन्वेस्ट करते गए, रिडम्पशन का टाइम आया तो इन्वेस्टमेंट बेच दी। अब उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते थे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट को क्या नाम देते थे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जब डिवेंचर रीपे करने होते थे, रिडीम करने होते थे, तो कंपनी क्या करती थी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बेच देती थी, और जो पैसा मिलता था डिवेंचर होल्डर को, जो भी टोटल अमाउंट पेबल थी, वो पे कर देती थी। ऐसा ही होता था सिंकिंग फंड में, यही कहानी थी, यही स्टोरी थी। ऐसे ही यहाँ पर है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, DRR में। तो मतलब क्या हुआ, सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 कंपनीज एक्ट का क्या बोलता है, कंपनी कहते जब डिवेंचर इशू करेगी वो क्रिएट करेगी DRR आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। कौन से प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू सच शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन रिडम्पशन ऑफ पर्पस। मतलब वही हुआ कि भाई एक स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन के लिए एक स्पेशल, एक काइंड ऑफ फंड क्रिएट किया गया जिसको आप DRR बोल रहे हो, है ना, इन शॉर्ट बोलेंगे हम आगे भी, DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब स्पेशल एक रिजर्व क्रिएट किया गया, उस रिजर्व का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया जाएगा, डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए। अब ये कहाँ से लिया जाएगा, प्रॉफिट्स, कौन से प्रॉफिट में से लिया जाएगा, जो प्रॉफिट मतलब जिसको हम फ्री फ्री रिजर्व बोलते हैं ना, फ्री प्रॉफिट दैट इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है जी, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो कुल मिला के तीनों सबसेक्शन 1 में हमें ये पढ़ा। सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा, डिवेंचर, जो कंपनी जो है वो पार्टली और फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर सकती है, ठीक है जी। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, कंपनी जो है वोटिंग राइट्स वाले डिवेंचर इशू नहीं कर सकती। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, DRR क्रिएट करना पड़ेगा डिवेंचर इशू करने पर, ठीक है। कंपनी जब डिवेंचर इशू करेगी तो उसे DRR भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो DRR कहाँ से क्रिएट करेगी, प्रॉफिट में से। कौन सा प्रॉफिट, जो फ्री प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर द पेमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। चलिए जी, अब कहानी स्टोरी पढ़ते हैं किस चीज़ की, क्रिएशन ऑफ DRR की। अब DRR कैसे क्रिएट करना है, कितना करना है, सब कुछ, ठीक है जी। चलिए जी, अब कह रहे हैं सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 कंपनीज एक्ट 2013 का क्या कह रहा है कि एवरी कंपनी इशूइंग रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर टू क्रिएट ए DRR अकाउंट ऑफ एटलीस्ट सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ द इशूड डिबेंचर, ठीक है। DRR कितना क्रिएट करना है, कम से कम एक सर्टेन परसेंटेज हो करनी बताई होगी हमें, अब आगे जाके पढ़ेंगे। इसका सर्टेन परसेंटेज टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, मतलब डिबेंचर की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। और वो कहाँ से करना है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉफिट में से। प्रॉफिट कौन सा, जो हमारे पास अवेलेबल है फॉर द पेमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ठीक।
दिस एफर्ट इज टू, अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी नीड क्यों राइज हुई, है ना कुछ भी चीज करने के लिए, कुछ अकाउंटिंग के लिए कुछ ना कुछ पीछे मंशा होती है ना कोई रीजन होता है। तो यहाँ पे रीजन क्या है, प्रोटेक्ट करना डिवेंचर होल्डर को, ठीक है जी, कि भाई प्रोटेक्ट करना डिवेंचर होल्डर को कि भाई डिफॉल्ट नहीं होगा, है ना, जो पैसे हैं आपका इंतजाम पहले ही हमने कर लिया है, ठीक है जी, एज DRR इंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ डिवेंचर होल्डर, है ना, कि भाई कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं आपको पे करने के लिए, ठीक है जी। तो एक एग्जाम्पल दे रखी है कि अज्यूम कीजिए कि कंपनी क्या कर रही है, 10 करोड़ रुपए के डिवेंचर इशू कर रही है 1 जनवरी 2022 को, मैच्योरिटी डेट है 2032 की। अब यहाँ पर कंपनी हैज़ टू क्रिएट 1 करोड़, जो क्या है 10% है टोटल डिवेंचर आउटस्टैंडिंग का, ठीक है, तो उसे मैच्योरिटी से पहले पहले क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए का DRR क्रिएट करना पड़ेगा। 10% की एग्जाम्पल ली है, आगे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। एडिक्वेसी ऑफ DRR, DRR शेल बी क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। द लिमिट विद रिस्पेक्ट टू द एडिक्वेसी ऑफ DRR एंड द इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट एज द केस में बी एज अंडर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, जो हमने एग्जांपल ली कि 10%, क्या वाकई वो 10% है, 15 है, 20 है, 25 है, 50 है, कितना, DRR मतलब कितना क्रिएट करना है हमें, हमें ये पढ़ना है। तो चलिए, अब ये अलग अलग कंपनियों के नाम बताए गए हैं जिन्होंने डिबेंचर इशू किए, और सेकंड कॉलम में आपको बता रखा है कि आपको कितना DRR क्रिएट करना है, ठीक है, कितना आपको DRR क्रिएट करना है। नंबर 1, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय द RBI एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, उनके लिए कोई DRR नहीं है। ये टेबल एक्चुअली में आपको लर्न करना है, ठीक है। तो अदर FIs के लिए, उसके लिए कितना है, DRR विल बी एप्लीकेबल टू द NBFC रजिस्टर्ड विद द RBI एज पर द थर्ड पॉइंट, ठीक है, वो आगे नोट 3 पढ़ेंगे। और लिस्टेड कंपनी अदर देन AIFIs, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एंड बैंकिंग कंपनी को छोड़कर वहाँ पर भी नहीं क्रिएट करना है। और उसके लिए अब यहाँ पर क्या क्या है, इसमें ऑप्शन क्या क्या है, बी 2 ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन, इसमें भी कोई DRR नहीं है, बी में भी नहीं है आपके पास, ठीक है जी। देन फोर्थ नंबर पे क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनी, ठीक है, उसके लिए क्या है, उसके लिए भी अनलिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी के लिए क्या था, लिस्टेड कंपनी के लिए दोनों सिचुएशन में आपके सामने, यहाँ पर जो ऑल लिस्टेड NBFCs, उसके लिए नहीं है, कोई DRR क्रिएट नहीं करना उसे, और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसको भी नहीं क्रिएट करना। इसके अलावा जो अदर लिस्टेड कंपनी है बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, उनको भी DRR क्रिएट नहीं करना है। तो कुल मिला के ले दे के बचा कौन, ले दे के सिर्फ एक सिचुएशन बची, अनलिस्टेड कंपनी अदर वाली। किसको छोड़कर, NBFC को छोड़कर और HFC को छोड़कर, ठीक है, इनको DRR नहीं क्रिएट करना। इनके अलावा जो NBFCs हैं उनको भी DRR क्रिएट नहीं करना, और HFCs को भी नहीं क्रिएट करना, मतलब अदर लिस्ट अनलिस्टेड कंपनी को DRR क्रिएट करना है कितना, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इशू, दैट्स इट। ले देखिए इतना सा समरी निकल कर आता है इस पूरे के पूरे टेबल में से, ठीक है जी। तो कुल मिला के 10% आपको आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का DRR क्रिएट करना ही होगा, ठीक। अब देखिए, जो DRR है कंपनी ने अपने पास जेब में तो रखना नहीं, तो उसको वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे कहीं, ठीक है। अब इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ DRR अमाउंट, अब ये स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑल लिस्टेड NBFCs, HFCs, all other listed companies, all unlisted company which are not NBFC and HFCs,
shall be on or before 30th day of the April in each year in respect of debenture issued, deposit or invest as the case may be. सम, अब इन्वेस्ट कितना करेंगे ये भी ध्यान से सुनिएगा। डीआरआर कितना क्रिएट करना था? 10%, कम से कम 10% होना चाहिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट शेल बी ऑन और बिफोर 30th April of the each year in respect of debenture deposit or issue invest as is a sum which should not be less than 15% of the amount of debenture maturing during the year ending 31st March of the next year in any one or more of the following methods namely, मतलब 15%, 15% आपको डिबेंचर आउटस्टैंडिंग का डीआरआई में, डीआरआरआई डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, या डीआरआई भी बोल सकते हो, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपको डीआरआरआई में इन्वेस्ट करना है कितना? 15%, 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर जो आउटस्टैंडिंग है उसका 15% कम से कम, ठीक है, ठीक है। अब किस में करना है, किस मेथड से? इन डिपॉजिट विद एनी शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम चार्ज और लियन, और इन अनकम्पर्ड सिक्योरिटीज ऑफ द सीजी और एसजी, इन अनकम्पर्ड सिक्योरिटीज इन क्लॉज ए टू डी, इन अनकम्पर्ड बॉन्ड्स बाय एनी अदर कंपनी, जो सेक्शन 20 की है इंडियन ट्रस्ट एक्ट की, ठीक है जी। अब इसके अलावा ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या आ गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है? द अमाउंट डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड एज द केस मे बी अबव शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई जब डीआरआर के लिए, डीआरआर क्रिएट किस लिए किया है? डीआरआर स्पेशली क्रिएट ही हमने डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए किया है, तो किसी और पर्पस के लिए वो पैसा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट रिमेनिंग डिपॉजिट और इन्वेस्टेड एज द केस मे बी shall not at any time fall below 15%, है ना। 15% से बिलो नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कम से कम 10% आपको डीआरआर क्रिएट करना है और 15% इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर डीआरआर shall be created in respect of नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर इशू। कहते जो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं उस केस में जो डीआरआर क्रिएट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके के डिबेंचर होते हैं, एक फुली कन्वर्टेबल, एक पार्टली कन्वर्टेबल, है ना। फुली कन्वर्टेबल इनटू द शेयर, एक पार्टली कन्वर्टेबल इनटू शेयर एंड पार्टली पेबल इन कैश। तो जो कहते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं उसमें डीआरआर हमें कितना क्रिएट करना है? इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। यार जिसके लिए एक बात बताओ ना, 100 रुपये का डिबेंचर इशू हुआ, मान लीजिए 100 रुपये ही उसके पेबल हैं, रिडीमेबल वैल्यू 100 रुपये ही है, तो जब 30 रुपये मान लीजिए 30 रुपीज़ के आपको शेयर मिलने हैं, 30 रुपीज़ के आपको शेयर मिलने हैं, 70 रुपीज़ आपको कैश पे करना है, तो जो 30 रुपये के जो शेयर देने हैं वो तो नॉन कैश आइटम है, उसके लिए डीआरआर क्रिएट करने की क्या नीड है ना। आप तो क्या कर रहे हो यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो। डीआरआर का पर्पस ही क्या है, उद्देश्य ही क्या है? डिबेंचर होल्डर को एक दिलासा देना कि भाई हाँ आपका पैसा कहीं, आपको उसको श्योरिटी देना, ठीक है, उसको सेफ और सिक्योर फील करवाना कि भाई आपका पैसा मिलेगा, आपको सही समय पर मिलेगा, ठीक है, पूरी श्योरिटी के साथ मिलेगा। अब आपको जब 30 रुपये में, 30 रुपये के लिए आपको शेयर पे देने हैं कंपनी ने आपको, तो वहाँ पर तो नॉन कैश आइटम है, उसके लिए डीआरआर क्रिएट करने की नीड क्या है ना। तो डीआरआर तो किसके अगेंस्ट क्रिएट होगा? जो कैश आइटम है ना, कैश पोर्शन है, मतलब जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के अगेंस्ट क्या होगा? डीआरआर क्रिएट होगा। लॉजिकल सी बात है ना, इसमें कोई टेक्निकलिटी तो है ही नहीं। अमाउंट क्रेडिटेड टू डीआरआर शैल नॉट बी यूटिलाइज बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ, फिर वही घिसी पिटी बात कि जब एक बार कह दिया, हमारे को समझ लग गया कि हाँ ठीक है सर, किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज़ करेंगे तो नहीं करेंगे,
ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट अप्रोप्रिएशन टू द DRR। अब अप्रोप्रिएशन क्या है? अब जो DRR, चाहे आपने सिंकिंग फंड का पढ़ा, आपको याद होगा कहाँ से क्रिएट होता था? अप्रोप्रिएशन से, है ना। जो पैट अप्रोप्रिएशन क्या होता है? अप्रोप्रिएशन क्या होता है? जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसको हम बांटते हैं किसमें? प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में, इक्विटी डिविडेंड के रूप में, है ना। कुछ सिंकिंग फंड के लिए जो रिजर्व वगैरह ट्रांसफर किया, या एनी अदर रिजर्व जो रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट था, ठीक है। या फिर कोई एनी अदर कंपनी ने फंड खुद क्रिएट किया हुआ है उसके लिए, ठीक है। और जो रिमेनिंग देन होता था, जो उसके बाद कोई प्रॉफिट बचा, देन वो ट्रांसफर टू द, क्या हो जाता था? बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में चला जाता था, शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट बन जाता था। आ गया जी याद? ठीक है सर, आ गया। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएशन कहते हैं जो होगी DRR में, कैन बी मेड एट एनी टाइम, कहते हैं किसी भी समय की जा सकती है, बिफोर रिडम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एज मेंशन अबव, कैन बी डन बिफोर, कैन बी डन बिफोर 30th अप्रैल फॉर द डिबेंचर मच्योरिंग दैट ईयर। ठीक है जी, जिस साल में डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, ठीक है, उसके मच्योर हो रहे हैं, उस साल के 30 अप्रैल से पहले पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, हाउ एवर फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एंड ईज इट इज एडवाइजेबल to make the appropriation and investment immediately after the debentures are allotting, assuming that company has sufficient amount of profits। ठीक है, कहते हैं इन सम केसेस द डेट ऑफ अलॉटमेंट कुड बी मिसिंग। ठीक है, इन सच केस अप्रोप्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी डन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर। जहां पर डेट्स मिसिंग होगी वहां पर पहले दिन ही आप क्या कीजिए, क्या करिए, आप अप्रोप्रिएशन कर दीजिए और इन्वेस्टमेंट भी पहले दिन ही कर दीजिए साल के। ठीक, चलिए अब कुल मिला के अब हम पहले जर्नल एंट्री समझेंगे, उससे पहले मैं आपको समराइज कर दूं पूरे के पूरे टॉपिक को, हमने क्या पढ़ा। ये पढ़ रहे हैं हम लोग डिबेंचर का टॉपिक। डिबेंचर हमने दो तरीके के, एक पार्टली कन्वर्टेबल, एक फुली कन्वर्टेबल। ठीक है, अब कंपनी को इसके लिए क्या करना पड़ता है? DRR क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, जो अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन NBFCs एंड HFCs, उनको कितना? 10% ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, नंबर एक, DRR क्रिएट करना पड़ेगा किसका? 10% ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। दूसरा, 15% आउटस्टैंडिंग अमाउंट का डिवेंचर का वो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, 15% अमाउंट जो है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग का 15% के इक्विवेलेंट क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, अब यहाँ पर हमें जो DRR में ट्रांसफर करना है वो पैसा कहाँ से करना है? आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा? जिसको एप्रोप्रिएशन एक्चुअली में बोलते हैं। ठीक है, पैट वाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद वाला जो प्रॉफिट हमारे पास होता है उसमें से हम ट्रांसफर करेंगे, और वो प्रॉफिट में से करेंगे जो प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से करेंगे। ठीक, चलिए अब जर्नल एंट्रीज समझते हैं, बहुत सिंपल है। आपको सिंकिंग फंड याद है तो ये तो विद इन फ्यू मिनट्स, आपको जितनी देर का लेक्चर होगा उतनी देर में ही काम चल जाएगा। अब देखिए ये स्पेशली जून 24 के लिए, तो मान के चलिए ये इनमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन एक आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले नंबर पे सबसे पहली एंट्री किस चीज की? एप्रोप्रिएशन की। ठीक है, जो प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है, जो DRR की अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। या फिर आप यहां पर P&L अप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट एंट्री,
P&L टू DRR। अब मैंने आपको बताया पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट DRR में ट्रांसफर करेंगे, देन हम फिर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट खरीदने की कोई भी, आज तक अगर आपने सिंपल इन्वेस्टमेंट बाय करने की एंट्री पड़ी है तो क्या एंट्री पड़ी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में से इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बस, है ना। बेसिक्स थोड़ी ना कभी चेंज हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल इन्वेस्टमेंट परचेज से पहले क्या वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा, DRR। DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये आपके सामने ही है, सेकेंड एंट्री आ गई, फॉर अमाउंट इन्वेस्टिंग अमाउंट सेट असाइड फॉर रिडम्पशन। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट करी उसके लिए एंट्री हो गई DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए अब आपको देखिए, अब इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं पर, आपको याद होगा सिंकिंग फंड हमने पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो सिंपल सी बात होती है, आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए दो एंट्री होंगी, इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए दो एंट्री होंगी। आप सिंपल ही यहाँ पे छोड़ दीजिए, आप सिंपल आ जाइए, है ना। जो अपने अकाउंट्स के अगर ज़िंदगी में कभी भी बेसिक्स करें तो उसमें, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, जो मैंने जर्नल फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री भी समझाई, उसमें आपको मैंने सिंपल बताया इंटरेस्ट रिसीव करने की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव की होती है एक एंट्री, दूसरी इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L, तो वो इनकम है तो वो ट्रांसफर टू द P&L तो होगी, है ना। इंटरेस्ट रिसीव की क्या एंट्री बोली मैंने आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये ट्रांसफर करेंगे तो जो अमाउंट क्रेडिट है वो अपोजिट हो जाएगी, है ना। तो क्या होगी एंट्री सेकंड, ट्रांसफर टू P&L की, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू P&L, सिंपल। अब यहां पर इंटरेस्ट कौन से इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, DRR इन्वेस्टमेंट। तो अब इंटरेस्ट का नाम क्या हो जाएगा, है ना, एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो ये आपके सामने ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना, बिल्कुल आसान। अब उसको ट्रांसफर टू P&L करना है, तो मैंने आपको बताया ही, जब इंटरेस्ट को ख़त्म कर देंगे हम और किसकी जेब में डाल देंगे, P&L की जेब में डाल देंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन DRRI पहले क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसकी एंट्री आ गई इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट डेबिट टू P&L, करेक्ट। ये तो हो गया जब हमने DRR में ट्रांसफ़र किया, DRRI में इन्वेस्टमेंट करी, उसके ऊपर से इंटरेस्ट आया, वो सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जब हमने डिबेंचर रिडीम करने हैं, जब हमने डिबेंचर रिडीम करने हैं, अब डिबेंचर रिडीम करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की इन्वेस्टमेंट क्रिएट करी थी, हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, वो तो डिबेंचर के लिए ही क्रिएट की थी, है ना, डिबेंचर रिडम्पशन के लिए ही क्रिएट की थी। तो बेचो कहते हैं उसको, अब क्या रख के करना क्या है ना, उसको रखेंगे क्यों, जब, जैसे आपको अगर याद हो, हम लोग कोई भी अगर स्पेसिफिक डिबेंचर में सिंकिंग फंड की ही बात कर लो, तो लास्ट में हम लोग क्या करते थे, सिंकिंग फंड को, इन्वेस्टमेंट को लास्ट में बेच देते थे। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेच देंगे, जो पैसा आएगा डिवेंचर होल्डर की जेब में डाल देंगे, जो हमारे पास टोटल पैसा उसको पेबल है, राइट, अपनी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पर डिबेंचर बेचने की क्या एंट्री होगी, देखिए कोई भी चीज़ बेचते हो तो यार पैसा आता है, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ बेचते हो तो पैसा आता है, तो फंड्स आने की क्या है, कैश या बैंक डेबिट। तो हम लोग मान के चलते हैं कि कंपनीज, बिजनेस एंटिटीज सारी ट्रांजैक्शन पक्के में करती हैं ना, बैंक के थ्रू करती हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI इन्वेस्टमेंट, मतलब DRR इन्वेस्टमेंट। तो ये होगी इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने की एंट्री हो गई। देन अगली एंट्री
अब डिबेंच इन्वेस्टमेंट बेच दी, अब हमारे पास कुछ अपना पैसा पड़ा था, कुछ इन्वेस्टमेंट से आ गया। चलिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट का इंतजाम, पैसे का इंतजाम हो गया, पैसा अरेंज हो गया, ठीक, फंड्स अरेंज हो गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपल सी बात है, डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है, डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है। तो देने से पहले हम ड्यू की एंट्री डालते हैं। तो ड्यू की क्या होगी? जब आपको याद होगा हमने डिबेंचर इशू करे तो उस समय एंट्री होगी, उस समय एंट्री हमने क्या डाली होगी? अगर हमने मान लीजिए सिंगल एंट्री में ही, सिंगल जर्नल में ही काम किया है तो वहां पर हमें क्या एंट्री डाली होगी उस समय? ड्यू के वक्त डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी, फेस वैल्यू हो जाएगा डिबेंचर, इतने परसेंट डिबेंचर, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, और अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हुआ तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। यही एंट्री होती है जी, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब इसके बाद सीधा ही डायरेक्ट एंट्री डालेंगे जब हमने रिडम्पशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कब होती है? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, है ना, डिबेंचर रिडम्पशन के समय पर एंट्री, नेक्स्ट अगली एंट्री होगी। तो उसके लिए क्या होगी? ड्यू की एंट्री। अब लाइबिलिटी आपको डिस्चार्ज करनी है, तो लाइबिलिटी जब क्रिएट होती है तो क्रेडिट होती है, डिस्चार्ज होगी तो यार उसका सीधी सी बात है ऑपोजिट होगी, मतलब डेबिट होगी। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब आपको इशू के समय पर प्रीमियम रिडम्पशन क्या किया था आपने? क्रेडिट। अब आप लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हो तो पेबल होगी, तो वो ऑपोजिट हो जाएगी। इसको खत्म करने के लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आप बुक्स में से खत्म करने के लिए आप क्या कर दोगे? ऑपोजिट। तो आप क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगर है तो। यहाँ पर इन्होंने डाली नहीं, माना इन्होंने ज्यूम किया हुआ है जनरल में कि भाई फेस वैल्यू पे रिडम्पशन हो रही है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, दैट्स इट, ठीक है। टू डिबेंचर होल्डर हो गया, ये एंट्री होगी ड्यू की। अब लास्ट पेमेंट की क्या होगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक, हमेशा यही एंट्री होती है ना। तो कुल मिला के कौन कौन सी एंट्रीज हो गई? कुल मिला के पहली एंट्री हमारी डीआरआर क्रिएट करने की होगी, पी एंड एल टू डीआरआर। फिर इन्वेस्टमेंट की होगी, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर इंटरेस्ट रिसीव की होगी, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट। फिर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पी एंड एल की वो होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल, ठीक है। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने की, देन डिवेंचर ड्यू की पेमेंट की, ठीक है जी। ये होगी हमारी सभी एंट्रीज। क्या कह रहे हैं जी? अब लास्ट नोट क्या है? कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ईच ईयर, इंटरेस्ट जो रिसीव होता है, इंटरेस्ट जो रिसीव होता है वो ईच ईयर में होता है थ्रू द कैश और बैंक अकाउंट एंड इट इज नॉट री इन्वेस्टेड। जैसे आपको याद होगा सिंकिंग फंड में हम लोग क्या करते थे? सिंकिंग फंड में एक स्पेसिफिक अमाउंट होती थी, वो हर साल हम लोग क्या करते थे? इन्वेस्ट करते थे, हर साल ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड रिजर्व करते थे, या सिंकिंग फंड में अकाउंट में करते थे। फिर हम क्या करते थे? अब जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट होती थी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स होती थी,
प्लस इंटरेस्ट रिसीव होता था रिसेंट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होता था, प्लस ट्रांसफर टू द सिंकिंग फंड अमाउंट होती थी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की। उन दोनों को मिला के सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की जाती थी। आया याद? दोबारा बोल देता हूं। सिंकिंग फंड में हम लोग क्या किया करते थे, जो स्पेसिफिक अमाउंट होती थी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, प्लस जो लेटेस्ट करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होता था, उन दोनों को ऐड करके ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट करते, मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज करते थे। पर यहां पर कहते हैं मतलब इंटरेस्ट क्या होता था सिंकिंग फंड में, री इन्वेस्ट हो रहा है, जो ब्याज आई उसको भी हमने इन्वेस्ट कर दिया, ब्याज आई वो भी इन्वेस्ट कर दी। पर यहां पर ऐसा नहीं होगा। कहते जो इंटरेस्ट ऑन डी आर आर आई होगा वो री इन्वेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ईच ईयर थ्रू द कैश और बैंक अकाउंट एंड इट इज नॉट री इन्वेस्टेड। साफ साफ सी बात उन्होंने बोल दी। वो आपको एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। हेंस इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट इज नॉट क्रेडिटेड टू द डीआरआर अकाउंट। कहता है इसीलिए हमने जो इंटरेस्ट है डीआरआर के ऊपर वो हमने कहाँ पे करते हैं ट्रांसफर, वो पी एंड एल में करते हैं, समझे? तो आपको वहां पर याद होगा सिंकिंग फंड में हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे, सिंकिंग फंड में हम ट्रांसफर कर देते थे वापस सिंकिंग फंड में। पहली एंट्री आती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, और फिर जो भी नफा नुकसान होता था सिंकिंग फंड का वो कुल मिला के ले दे के सिंकिंग फंड अकाउंट में चला जाया करता था, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ पर सिंपल सिंपल सी बात हुई। जर्नल एंट्रीज में सारी आपको ए टू जेड एक बार रिवाइज करवाता हूँ। मैंने अपनी पिछली चीज भी आपको, अगर आपने सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट किया फिर तो मजे से आपको ए टू जेड दोनों कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए होंगे, है ना। अगर आपने सिंकिंग फंड का नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं, बाकी पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या डीआरआर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने परसेंट क्रिएट करना है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, वो हो गया। अब आते हैं जनरल एंट्रीज पे, दोबारा रिकॉल करते हैं। जनरल एंट्रीज में हमने सबसे पहले नंबर पे क्या किया, सबसे पहले नंबर पे हमने डीआरआर क्रिएट किया। डीआरआर क्रिएट कहां से होगा, पी एंड एल से होगा। तो पहली एंट्री हो गई पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। फिर दूसरे नंबर पे हमने इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री हो गई डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरी एंट्री इंटरेस्ट रिसीव करने की, इंटरेस्ट रिसीव करने की क्या हमारी एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक। चौथी एंट्री जो इंटरेस्ट हुआ डीआरआर पे इन्वेस्टमेंट पे उसको ट्रांसफर करने की पी एंड एल में, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, डीआरआर इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। तो ये चार एंट्री। और अब लास्ट ईयर में किस चीज़ की होगी, लास्ट ईयर में पहले हम इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने के बाद नेक्स्ट अगला हमारा काम क्या होगा, ड्यू की पहले इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने का बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो आप कहोगे कि सर इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने पर प्रॉफिट या लॉस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, हो सकता है। प्रॉफिट हुआ तो पी एंड एल क्रेडिट, लॉस हुआ तो पी एंड एल डेबिट, बात खत्म। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट बेचने पर अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो इन्वेस्टमेंट बेचने की हमने क्या एंट्री रखी थी, क्या डाली थी, इन्वेस्टमेंट बेची तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट बेची आपने तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट चली गई तो वो क्रेडिट हो गई, है ना। तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका, और प्रॉफिट हुआ तो पी एंड एल में चला जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट, दैट्स इट। लॉस हुआ तो पी एंड एल डेबिट हो जाएगा। अगली एंट्री ड्यू की क्या होगी, डिबेंचर रिडम्पशन पे जो ड्यू करना है अमाउंट उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी एंट्री हमारी होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम और रिडम्पशन भी डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर। और लास्ट एंट्री पेमेंट की डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और सबसे लास्ट अब डीआरआर में जो भी बैलेंस आपका पड़ा होगा
वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व में। क्योंकि देखा जाए तो वो आया कहाँ से था, प्रैक्टिकली सोचो वो आया कहाँ से था, P&L में से आया था, प्रॉफिट फ्री रिजर्व में, मतलब फ्री प्रॉफिट में से आया था, जो प्रॉफिट किसके लिए अवेलेबल थे, फॉर द पेमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है। अब अगर हम बात करें वापस कहाँ पे चला गया, जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व भी क्या होता है, फ्री रिजर्व। ठीक है जी, जो अवेलेबल है किसके लिए, फॉर द पेमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो जहां से आया था वहीं पर वापस चला गया। ठीक है जी। अब आपके ये मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम लिख रखे हैं। ठीक है, ये आपने कर ही रखे हैं। लमसम पेमेंट मेथड, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट बाय परचेज इन ओपन मार्केट। ठीक है, और जिसको आप ओन डिबेंचर भी बोलते हो, और बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। ठीक है जी, ये सारे मेथड हम लोगों ने कर रखे हैं। तो चलिए अब हम डीआरआर का इलस्ट्रेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जो क्या है, अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड है अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी। डेट क्या है, 31 दिसंबर 2022। क्लियर। अब डिबेंचर कितने के हैं, डिबेंचर हैं 6% डिबेंचर हैं, 10,000 डिबेंचर, 10 रुपीज ईच। तो कितने के हो गए, 1 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए। ठीक है जी। और चलिए लिख ही लेते हैं साइड पे पहले। 6% डिबेंचर्स, 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है जी, तो ये हो गया जी 1 लाख आपका। उसके बाद डीआरआर कितना पड़ा है आपके पास, 5,000। डीआरआर है आपके पास 5,000। और नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद ए scheduled बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन 15,000 एट द रेट ऑफ 4%। सॉरी, रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है जी, 15,000 रुपये की देखा जाए डी आर आर इन्वेस्टमेंट है, तो इसका रेट लिख देते हैं 4% डी आर आर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने की, 15,000 रुपये की। तो ये भी देखिए, देखा जाए कंडीशन पूरी है, डी आर आर इन्वेस्टमेंट की कंडीशन हमारी पूरी है। क्योंकि आपको याद होगा डी आर आर 10% क्रिएट करना होता है आउटस्टैंडिंग का, वो अभी पूरा नहीं है। डी आर आर इन्वेस्टमेंट 15% होती, तो 15% की कंडीशन पूरी है। अब उसके बाद चौथा बैलेंस कौन सा दिया हुआ है हमारे पास, चौथे नंबर पे दिया हुआ है बैंक बैलेंस है कंपनी के पास 90,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक बैलेंस 90,000। ठीक है जी, तो यहाँ तक कहानी निपट गई। अब कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये ध्यान दीजिएगा, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो 31 दिसंबर 2022 तक पे हो चुका है। अब February 28 को 2023 इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गई एट पार पे, डिबेंचर पे ऑफ हो गए 10.10 पे, मतलब 10 रुपये 10 पैसे पे, टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट। ओके, तो लेजर अकाउंट बनाने हैं एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन। तो चलिए हम सिंपल सिंपल ये जो हमारे 4 बैलेंसेज लिखे, इन सभी के हम क्या बनाते हैं, अकाउंट। ठीक है, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं आपको जनरल एंट्री बताता जाऊंगा और पोस्टिंग हम लोग करते जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे अगर इनकी हम बात करें, इनमें से आपको पता है जो डिबेंचर है ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी। डीआरआर क्या है,
लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी, एसेट, बैंक बैलेंस क्या है हमारी, एसेट। तो सीधी सी बात है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट आपको याद होगा, है ना, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो डिबेंचर है, तो डिबेंचर में आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज़, 6% डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे, उसमें आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज़। तो चलिए चेक करते हैं, 1 जनवरी 2023 को आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, करेक्ट। अब उसके बाद दूसरा अकाउंट क्या है, DRR अकाउंट, कितने का है हमारा, 5000 का, ये भी लाइबिलिटी है। तो 1 जनवरी 2023 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया DRR हमारा ये रहा, ठीक है, ये हमारा 5000 का DRR का बैलेंस हो गया। उसके बाद तीसरा बैलेंस हमारा किस चीज़ का था, DRR इन्वेस्टमेंट का 15,000, एसेट है तो डेबिट हो जाएगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा DRR इन्वेस्टमेंट में 15,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी 2023 को 15,000 रुपये हो गया। अब उसके बाद बैंक बैलेंस था, वो भी एसेट है, वो कितना है, 90,000 रुपये, तो वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 90,000, ठीक है जी। क्लियर है जी। चलिए अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका है इजीली, ओपनिंग बैलेंसेस हमने सारे ट्रांसफर कर दिए। अब डिवेंचर रिडीम कब हो रहे हैं, डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, उससे पहले, डिवेंचर रिडीम से पहले हमें क्या करना होगा, DRR इन्वेस्टमेंट की कंडीशन पूरी है, जी हाँ सर पूरी है, DRR इन्वेस्टमेंट की कंडीशन पूरी है। क्या DRR की कंडीशन पूरी है, नहीं सर पूरी नहीं है। वो कैसे, सर हमने पढ़ा था कि 10% होना चाहिए, बट अभी तक तो सिर्फ कितना क्रिएट हुआ है, 5% क्रिएट हुआ है, 5000, 1 लाख का 10% होना चाहिए था 10,000, तो इसका मतलब है 5,000 रुपीज़ और क्रिएट करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, इसकी हम लोगों ने एंट्री पढ़ी थी, P&L अकाउंट डेबिट 5,000 टू DRR अकाउंट 5,000, ठीक, यही था। तो चलिए चेक करते हैं, हम आते हैं DRR अकाउंट में, आ जाएगा टू बाय P&L, सॉरी, ठीक है जी, बाय P&L आ जाएगा DRR में, ठीक है जी, बाय P&L DRR आ गया। अब उसके बाद, अब इसके बाद अगली एंट्री हमारी किस चीज़ की हो गई, इंटरेस्ट की एंट्री डालें अब, पहले तो इंटरेस्ट रिसीव की भी, पे की भी डाल देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड की भी और पे की भी। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं, चलिए, इंटरेस्ट रिसीव ऑन DRR, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन DRR एज ऑन 28 फरवरी 2023, ठीक है जी, वो कितना है, 15,000 का हमारा इंटरेस्ट है, और सॉरी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। अब कौन सी डेट तक इंटरेस्ट पे हुआ हुआ है, 31 दिसंबर 2022 तक, तो रिमेनिंग कितने महीने बचे, सिर्फ 2 महीने, तो इंटू 2/12 हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं ये कितना बना, 15,000 का 4% इंटू 2/12, दैट इज 100 रुपीज़। तो लीजिए ये हमारा हो गया 100 रुपये का इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसकी एंट्री दो होती थी, एक इंटरेस्ट रिसीव की, एक ट्रांसफर टू P&L की। तो इंटरेस्ट रिसीव की पहले बैंक अकाउंट में आ जाएगी, क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट। तो चलिए बैंक अकाउंट में चलते हैं, वहां पर हम डेबिट साइड लिखेंगे टू DRR, इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट, 100 रुपये के साथ बैंक अकाउंट में। ये आ गया आपका, आपके सामने 28 फरवरी को इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट। दूसरी एंट्री कहाँ पर, ट्रांसफर टू P&L, मतलब P&L अकाउंट में। चलिए अब उसके बाद
इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर। अब देखिए यहाँ पे डिबेंचर कितने के थे, 1 लाख रुपए के। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था जी, 4%, सॉरी 6%। कितने महीने का, 2 महीने, 2 मंथ का। तो दीजिए ये आ गया हमारा 1 लाख का 6% इंटू 2/12, तो ये हो गया हमारा 1000 रुपीज़। ठीक है जी, 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया। इसकी एंट्री क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी, ये आ गया जी। अब उसके बाद अब अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, है ना। चलिए हेडिंग तो लिख ही देते हैं, अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स। अब उससे पहले हम डिबेंचर डीआरआर इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करने की एंट्री पास करेंगे। ठीक है जी, डीआरआर इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करने की। अब डीआरआर इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 15,000 की। बेची हमने कितने पे है, फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितनी थी उसकी, 15,000। तो एंट्री हमारी क्या हो गई, एंट्री हमारी हो गई उसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चलिए डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पहले आ गया बाय बैंक, तो ये हमारा अकाउंट हो गया खत्म। दूसरी एंट्री कहाँ पर, बैंक अकाउंट में आ जाएगा टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट, टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। क्लियर, इंटरेस्ट रिसीव पे की हमने एंट्री डाल दी, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। ठीक है, अब देखिए इन्वेस्टमेंट बेच दी, पैसा अरेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, डिबेंचर होल्डर को पे करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कितने डिबेंचर थे, 10,000 डिबेंचर थे, और 10 रुपये 10 पैसे पे हर डिबेंचर को देना है, मतलब 10 पैसे का प्रीमियम हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए फेस वैल्यू कितनी हुई, फेस वैल्यू 10,000 डिबेंचर थे एट द रेट ऑफ 10, 1 लाख रुपए के, प्लस प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्शन। कितना, 10,000 इंटू 0.10, दैट इज 1,000। तो ये हो गया हमारा 1,01,000 रुपये। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री क्या होगी देखा जाए तो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट 1,000। अब टू डिवेंचर होल्डर डाल दीजिए या डिवेंचर होल्डर टू बैंक डाल दीजिए। अगर दोनों अकाउंट बनाए हैं तो डिवेंचर होल्डर एक अकाउंट बनाया तो सीधा ही टू बैंक करके निपटा दीजिए काम। ठीक है, तो चलिए बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय डिवेंचर बाय प्रीमियम ऑन रिडम्शन, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और डिवेंचर होल्डर। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी इसकी फर्स्ट, दूसरी इसकी नेक्स्ट आ जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक
1,01,000। ठीक। तो चलिए अब आप बैंक अकाउंट में बाई डिबेंचर होल्ड आ गया 1,01,000। ठीक है जी। तो ये आपका बैंक अकाउंट भी निपट गया सारा का सारा, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी निपट गया सारा का सारा। अब कुल मिला के रहा क्या गया, डिबेंचर अकाउंट भी हो गया। ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर हो जाएगा 1 लाख के साथ, प्रीमियम थोड़ी ना यहाँ पर आएगा। अब रह गया डीआरआर अकाउंट, तो डीआरआर अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व में। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो टू जनरल रिजर्व करके हम लोग क्या करेंगे, निपटारा कर देंगे डीआरआर का। ठीक है जी। तो ये सिंपल तरीके से वही जनरल एंट्री ही चलती रही। ठीक है, आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने जनरल एंट्री के साथ समझ लिया। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। चलिए अब इसी तरीके से सेम अगला क्वेश्चन भी होगा। अब पीडीएफ में देखोगे आपको यहाँ पर बैलेंस ऑफ डीआरआर 25,000 होगा, जो एक्चुअली में इन्होंने सही किया हुआ है बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी तरीके का ही है। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एप्पल लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी है, वही सेम। 1/4/2022 को उनका बैलेंस कटा हुआ है इतना, 75,000 के डिबेंचर हैं। अब आपको पता है कितना आपको करना होता है क्रिएट, 10%। तो 75,000 का 10% करोगे तो कितना बना, 7,500, है ना। और 75,000 का 15% अगर आप करोगे तो आपका बनता है 11,250 रुपये। मतलब इन्वेस्टमेंट वाली कंडीशन पूरी है, टीआरआर वाली कंडीशन पूरी नहीं है। और एनुअल कंट्रीब्यूशन 31 मार्च को हो रहा है हर साल, और 31 मार्च 2023 को बैंक का बैलेंस कटा हुआ है 75,000 रुपये, बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। और इन्वेस्टमेंट वर रिलाइज्ड एट पार फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। डिबेंचर फिर वही रिडीम हो रहे हैं 10% प्रीमियम पे। तो सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही है जो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए फटाफट पहले हम क्या करेंगे, यही 4 अकाउंट बनाएंगे, 12% डिबेंचर, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस डिबेंचर का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000, डीआरआर का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,500। ठीक है, डीआरआर का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,500, और बैंक का कहाँ गया बैंक, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 रुपीज। ठीक। तो ये हमारे को क्या दिया हुआ है, बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो हमारे को ये बैलेंस कौन सी डेट को दे रखा है, 1/4/22 को। और इन्वेस्टमेंट जो है वो कब हो रही है, सोल्ड कब हो रही है, और डिबेंचर रिडीम कब हो रहे हैं, 31 मार्च 2023 को। अब आप साफ साफ देख सकते हो इन दोनों डेट्स के बीच में कितने महीने का गैप है, 12 महीने का गैप है ना। तो पूरे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी, 11,250 रुपये का 10%, 1,125 रुपये। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए बैंक अकाउंट में चलते हैं, 1,125 रुपये के साथ टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, करेक्ट हो गया। अब दूसरी एंट्री इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, 75,000 का 12% होता है, आई थिंक सो 9,000 रुपये। ठीक है, 75,000 का 12% 9,000 रुपये हो गया जी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। तो 9,000 रुपये बाय डिबेंचर इंटरेस्ट हो जाएगा, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट 9,000 रुपये। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हम सोल्ड कर रहे हैं, ये बिफोर, सॉरी रिसिप्ट, बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट पे हो चुका है। हम यही अज्यूम करेंगे कि भाई इंटरेस्ट पे हो चुका है। ठीक है, इंटरेस्ट पे हो चुका है पहले ही। ठीक है, क्योंकि बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ।
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिख रखा। ठीक है, हम यही ज्यूम करके चलेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होती है? इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने की। इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने की क्या होगी? DRR इन्वेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट। तो DRR इन्वेस्टमेंट में बाय बैंक हो जाएगा, बाय बैंक हो जाएगा फेस वैल्यू पे। ठीक है, और बैंक अकाउंट में टू DRR इन्वेस्टमेंट 11,250। ठीक है जी, क्लियर हो गया, डन। उसके बाद हमारी डिबेंचर होल्डर की एंट्री ड्यू की, तो वो क्या है? उससे पहले DRR क्रिएट करने की एंट्री। DRR क्रिएट कितना करना है हमें? 7,500 का, 5,000 का, क्योंकि 7,500 की रिक्वायरमेंट थी, 2,500 ऑलरेडी है, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग हमारा बचा 5,000 रुपये। तो इसकी एंट्री आ जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, P&L टू DRR हो जाएगी। ठीक है जी, तो DRR में क्या हो जाएगा? बाय P&L 5,000 रुपये। ठीक है जी, डन। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? डिबेंचर रिडीम करने की। डिबेंचर रिडीम कितने पे हो रही है? 10% प्रीमियम पे। तो 75,000 के डिबेंचर है, तो इसकी एंट्री हो गई डिबेंचर अकाउंट डेबिट 75,000, प्रीमियम रिडम्पशन 7,500, टू डिबेंचर होल्डर्स 82,500। ठीक है जी, तो ये तो आ गई बैंक अकाउंट में हो जाएगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक 82,500, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 82,500। ठीक है जी, और डिबेंचर अकाउंट में क्या आ जाएगी? टू डिबेंचर 75,000, डिबेंचर होल्डर 75,000। तो ये डिबेंचर अकाउंट भी डन हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हो गया, बैंक अकाउंट की भी सभी एंट्रीज हो गई। बैलेंसिंग फिगर आपका ये आ जाएगा। अब इसका तीनों का टोटल करो, 75,000 प्लस 11,25 प्लस 11,250, 87,375। 75,000 क्रॉस चेक कर लेते हैं, 75,000 प्लस 1125 प्लस 11,250, 87,375 हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे 82,500, तो बैलेंसिंग फिगर 4875 बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट लिख दिया इन्होंने, पर यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है ना, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा। ठीक है जी, तो नोट आप दे सकते हो कि बिफोर, हम लोग यहाँ पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में साइलेंट है, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि भाई पेमेंट पहले ही हो चुकी है जो बैलेंस दिया हुआ है उससे। करेक्ट। अब DRR क्रिएट करने की एंट्री हो गई थी, अब फाइनली ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, तो उसकी एंट्री क्या होती है? DRR टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर टू जनरल रिजर्व हो जाएगा 7,500 के साथ। सेम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन ही था जो पहला है, क्योंकि इसके अलावा कुछ बच्चों है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में इसके अलावा एक नए पैसे का कोई नया पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चाहे देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट छोटा सा आपको सीखने को मिलेगा, कैलकुलेशन, ये आ भी सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि वर्किंग है यहाँ पर, जनरल एंट्री के साथ साथ वर्किंग भी है। तो चलिए, ABC लिमिटेड इशू 1,000 12% डिवेंचर 100 ईच, और 10,000 सॉरी डिवेंचर है 10,000, तो ये कितने के हो गए? 10 लाख रुपीज़ के हो गए। ठीक है, 10,000 डिवेंचर, 12%, 10,000 डिवेंचर्स। ठीक है जी, रिडीमेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एट ए प्रीमियम 5%। ठीक है जी, एट ए प्रीमियम 5%। तो डिवेंचर होल्डर ऑल्सो हैड द ऑप्शन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन टू कन्वर्ट 30% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर। कहते जब वो
डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है टू कन्वर्ट 30% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच एट ए 20 रुपीज पर शेयर। ठीक है, डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो जो उनके पास होल्डिंग है उसका 30% जो है वो इक्विटी में, मतलब पार्टली कन्वर्टेबल। ठीक है, तो कितने पे, 20 रुपये पे, और बैलेंस जो है 70% कैश में। अब डिबेंचर होल्डर जो हैं 2 लाख रुपए वाले, उन्होंने ऑप्ट कर दिया कि भाई वो कन्वर्टेड करेंगे डिबेंचर एज पर द टर्म। मतलब अब 2 लाख रुपए के डिबेंचर जो हुए, 2 लाख रुपए के देखा जाए तो कितने डिबेंचर हुए, 2000 डिबेंचर हुए। 2000 डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 थी, तो कितने के हो गए, 2 लाख रुपए के। ठीक है, अब डिवाइड आप करोगे, कंडीशन क्या थी, 30% जो है उसको इक्विटी शेयर मिलेंगे। तो पहली बात तो रिडीमेबल कैसे हैं, एट ए प्रीमियम 5%। तो ये तो थी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्शन। 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये ये हो गया, तो टोटल पेबल कितना हो गया, 2,10,000। ठीक है, अब 2,10,000 का 30% शेयर्स में होगा, 70% इन कैश। ठीक है, तो 2,10,000 का 30% होता है 63,000। ठीक है, तो 2,10,000 का 70% होता है 1,47,000। ठीक है, तो 63,000 जो 63,000 रुपीज़ के शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, एक शेयर कितने का है, डिवाइड बाय 20। तो 63,000 डिवाइड बाय 20, तो 3,150 शेयर्स हैं। ठीक है, 3150 शेयर होंगे जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये, और 1,47,000 रुपये, 1,47,000 रुपीज़ का नगदी मिलेंगे, कैश। ठीक है जी, चलिए चेक कर लेते हैं। तो 3,150 रुपये के शेयर, 3,150 शेयर मिल गए, और 1,45,000 रिडम्शन वैल्यू जो है टू बी पेड इन कैश, टू बी पेड इन कैश। कैश में 1,47,000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, पहले जो भी पोर्शन था जो कन्वर्टेबल इनटू द शेयर है, कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स है, उसमें निकाला। ठीक है, कि भाई कितना जो रिडीमेबल था, ये देखा जाए ये टोटल रिडीमेबल है, टोटल रिडीमेबल है, उसका कुछ पोर्शन क्या था, 30%, 30% कन्वर्टेबल, और बाकी 70% नॉन कन्वर्टेबल। ठीक, अब इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट।
ठीक है, देन फिर अपने एक और छोटे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन में आपको छोटा सा बिल्कुल सेम इसी के साथ का सॉल्यूशन दिया ही हुआ है पीडीएफ में, इसके साथ करने को बोलूँगा। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ क्योंकि सेम ही है, कुछ नया नहीं है अगले दो क्वेश्चंस में। बैलेंस शीट दे रखी है श्याम कंपनी लिमिटेड की। ठीक है, एनबीएफसी अदर देन एनबीएफसी एचएफसी है 31 मार्च 2023 को। लॉन्ग टर्म शोन लॉन्ग टर्म बोरिंग विद रिस्पेक्ट टू 12% डिबेंचर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के डिबेंचर हैं। ठीक है जी, तो कहते हैं एजीएम में इट वॉज रिजॉल्व टू पे दैट रिडीम द डिबेंचर एट प्रीमियम 5%, तो 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। नेसेसरी जनरल एंट्री बतानी है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद होगा हमने 10%, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिख रखा, डीआरआर क्रिएट किया है नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट करी है नहीं करी है, तो इसका मतलब है आपको डीआरआर भी क्रिएट करना है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है, बेचनी भी है और पे भी करनी है। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इशू तो कर ही रखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीआरआर क्रिएट करेंगे। कितना करेंगे, 1 लाख का 10% 10,000। तो एंट्री क्या है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। तो लीजिए पहली एंट्री हो गई हमारी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। अब दूसरी एंट्री, अब कितना था हमारा इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, 1 लाख। इसका कितने परसेंट ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट परचेज करनी है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट 15%। तो 1 लाख का 15% कितना होता है, 15,000। तो 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000। ठीक है जी, वही छोटी सी दो कंडीशन और छोटी सी 4-5 एंट्रियों के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर टॉपिक टिका हुआ है। अब अब अगली, यहाँ पर 31 मार्च 2023 को ही बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट सोल्ड की आएगी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड की डीआरआर इन्वेस्टमेंट बैंक टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बैंक टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट किया गई 15,000 रुपये, क्योंकि बोला नहीं कितने पे, फेस वैल्यू पे ही होगा। अब उसके बाद पेमेंट जो डिबेंचर होल्डर को देनी है वो एट ए प्रीमियम है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, फेस वैल्यू डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, यही होगी ना, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000 रुपये टू डिबेंचर होल्डर 1,05,000 रुपये। ठीक है, और अगली एंट्री हमारी हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1,05,000 रुपये। ठीक है, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक हो जाएगी 1,05,000 रुपये। अब हमने डीआरआर क्रिएट भी कर लिया, इन्वेस्टमेंट खरीद भी ली, इन्वेस्टमेंट बेच भी दी, डिबेंचर होल्डर को ड्यू भी कर दिया, पे भी कर दिया। अब जो भी डीआरआर का बैलेंस किया वो ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व कितना, 10,000 रुपये। डीआरआर टू जनरल रिजर्व 10,000 रुपये। अब इसके अलावा एक एंट्री जो बची थी है ना, जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, वो लॉस है देखा जाए, क्योंकि लाख रुपए के डिवेंचर के लिए 1,05,000 पे किया, तो वो ट्रांसफर टू पी एंड एल हो जाएगा, पी एंड एल टू रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है जी, तो ये बच्चों हमारा छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, जो अमेंडमेंट आई हुई है एक्चुअली में, सॉरी इसके बाद लास्ट ही क्वेश्चन था, मेरे को गलती लग गई है ना, एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपका, चारों इलस्ट्रेशन हो गई आपकी। ठीक है, आप इस टॉपिक को, चारों क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अगर आपको समझ आ गया करिए, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और क्लासेस बाय करना चाहते हैं सीए सिक्योरिटी की, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।